नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रानी की कुर्बानी। रानी की कुर्बानी। कहानी विजय कुमार वत्स, चित्रकार हरविंद्र मांकड़, सुलेख अरुण भनोट। बहुत पहले की बात है। हरिनारायणपुर राज्य पर राजा जगन सिंह राज करता था। उसकी रानी का नाम सुलक्ष्मी था। रानी सुलक्ष्मी बहुत ही शील स्वभाव की थी। उन दोनों का मगन सिंह नाम का एक पुत्र था। राजा जगन सिंह अपनी रानी सुलक्ष्मी व पुत्र मगन के साथ अपना जीवन और राजपाट सुखपूर्वक चला रहा था। एक दिन वह शिकार करने मधुवन में गया। वहां उसने एक कबायली सुंदरी को देखा। कौन हो तुम? मैं इस वन में रहने वाले धनक कबीले के सरदार मिश्रू की बेटी सगुना हूँ। सगुना, तुम बहुत सुंदर हो। सच? हाँ सगुना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या मैं अपने रूप की प्रशंसा करने वाले का परिचय जान सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं हरिनारायणपुर का राजा जगन सिंह हूँ। ओह, तो आप राजा हैं। सगुना ने भयभीत दृष्टि से उसकी ओर देखा और हिरनी की तरह कुलांचे भरती हुई वहां से 9-2-11 हो गई। यह देखकर जगन सिंह ठगासा रह गया। भोली सगुना, तुम क्या जानो कि तुम्हारा जंगली रूप सौंदर्य व तुम्हारी इस तरह भागने की अदा हमारे दिल पर कितनी बिजलियां गिरा गई है। सगुना से मुलाकात होने के पश्चात जगन सिंह वापस हरिनारायणपुर लौट आया। उस रात जब वह रानी सुलक्ष्मी के साथ अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था तो नींद में ही बड़बड़ा रहा था, सगुना सगुना। उसकी यह बड़बड़ाहट सुनकर रानी सुलक्ष्मी की नींद खुल गई। सगुना सगुना सगुना, यह सगुना कौन है जिसका नाम महाराज नींद में ले रहे हैं? वह सोचने लगी। इस समय महाराज को जगाकर सगुना के बारे में पूछना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सुबह होते ही मैं महाराज से अवश्य पूछूंगी कि यह सगुना कौन है। सुबह होने पर रानी सुलक्ष्मी ने राजा जगन सिंह से पूछा, महाराज, यह सगुना कौन है? सगुना? तुम सगुना को कैसे जानती हो रानी? यह सुनकर सुलक्ष्मी मुस्कुराई। महाराज, अभी मैं उसके विषय में कुछ भी कहाँ जानती हूँ। उसके विषय में जब आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं जानूंगी कि सगुना कौन है। रानी सुलक्ष्मी को सगुना का नाम कैसे पता चला? जगन सिंह सोच में पड़ गया। उसे इस प्रकार सोच में पड़ा देख, महाराज, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रानी, सगुना एक लड़की का नाम है। ओह रानी, कल जब हम शिकार खेलने मधुवन में गए थे तो वहीं पर सगुना से हमारी मुलाकात हुई थी। वह धनक कबीले के सरदार मिश्रू की बेटी है। महाराज, एक बात पूछूं, क्या सगुना बहुत सुंदर है? रानी, तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ महाराज कि कल रात नींद में आप बार बार सगुना का नाम ले रहे थे। ओह, तभी तुम सगुना के विषय में इस प्रकार पूछताछ कर रही हो रानी। महाराज, आप जिस प्रकार कल रात नींद में सगुना का नाम ले रहे थे उससे प्रतीत होता है कि सगुना के रूप सौंदर्य ने आपके दिल पर अमिट छाप छोड़ी है और आप प्रथम दृष्टि में ही उससे प्रेम करने लगे हैं। रानी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ महाराज जो सही है। क्योंकि सगुना आपको पसंद आ चुकी है, इसलिए अब आप शीघ्र ही उससे विवाह कर लीजिए। यह कैसे हो सकता है रानी? तुम जैसी शीलवती पत्नी व युवराज मगन सिंह जैसे सुंदर पुत्र के होते हुए मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, यह सर्वथा अनुचित है रानी। महाराज, आप उचित और अनुचित के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें और निसंकोच होकर दूसरा विवाह कर ले। इसी में आपकी और आपके राज्य की भलाई है। वो कैसे रानी? महाराज, मेरी यह बात तो आप मानेंगे ही कि सगुना के रूप सौंदर्य का जादू आपके ऊपर पूरी तरह असर डाल चुका है। हाँ रानी, यह बात तो सच है। तब महाराज, ऐसी अवस्था में यदि आपका विवाह सगुना के साथ नहीं हुआ तो आप हर समय उसके ख्यालों में खोए रहने लगेंगे। राजपाट की ओर से आपका दिल उचाट हो जाएगा और किसी भी राज्य के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति है कि उस राज्य का राजा उसके प्रति उदासीन हो जाए। ऐसी अवस्था में राज्य में अराजकता फैल जाएगी। आप स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए मेरी मानो महाराज, आप सगुना से दूसरा विवाह कर ही लीजिए। रानी, तुम कैसी औरत हो जो इतनी आसानी से अपनी छाती पर सौंत लाकर बैठाने की बात बार बार कही जा रही हो? नहीं, ऐसा करके मैं तुम जैसी शीलवती पत्नी के साथ कदापि अन्याय नहीं करूंगा।
इतना कहकर जगन सिंह उस कक्ष से बाहर निकल गया। यह देख महाराज, इस समय तो आप मुझसे दूसरे विवाह के बारे में स्पष्ट मना कर गए हैं, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सगुना को देखने के बाद आपके दिमाग में बार बार दूसरे विवाह की बात रह रहकर घूम रही है। फिर उसने उसी समय अपने रथ के सारथी को बुलाकर उससे कहा, सारथी, रथ को फौरन यात्रा के लिए तैयार करो। मैं इसी समय मधुवन जाना चाहती हूँ। जो आज्ञा रानी जी। कुछ ही देर बाद सुलक्ष्मी रथ में बैठकर मधुवन की ओर जा रही थी। मैं मधुवन पहुंचकर धनक कबीले के सरदार मिश्रू से मिलूंगी और सगुना व महाराज का विवाह पक्का करके ही उसके पास से हरिनारायणपुर वापस लौटूंगी। मधुवन पहुंचकर उसका रथ धनक कबीले की बस्ती के बाहर जाकर रुका। रथ से उतरकर वह कबीले वालों से बोली, मैं हरिनारायणपुर की रानी हूँ। मैं तुम्हारे सरदार मिश्रू से मिलना चाहती हूँ। आइए, मैं आपको सरदार के पास लिए चलता हूँ। कुछ ही देर बाद, हरिनारायणपुर की रानी आज हम गरीबों के टोले में आई है। यह हमारे लिए बड़े ही फख्र की बात है। आइए, आपका स्वागत है। रानी जी, कहिए, दास के लिए क्या आदेश है? सरदार, हम तुम्हें आदेश देने नहीं बल्कि तुमसे कुछ मांगने आए हैं। आप हुक्म तो करिए रानी जी। आप जो मांगेंगी मैं वही दूंगा, चाहे वह चीज़ मुझे कितनी ही प्यारी क्यों ना हो। तो अपनी बेटी सगुना को हमें सौंप दीजिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा रानी जी। सगुना का भला आप क्या करेंगी? सरदार, उसके साथ मैं अपने पति का विवाह रचाऊंगी। क्या? हाँ सरदार, इसी उद्देश्य से मैं इस समय तुम्हारे पास आई हूँ। ओह, तो यह बात है। सरदार गहरी सोच में पड़ गया। यह देख सरदार, तुम्हें इस प्रकार सोच में पड़ा देखकर क्या मैं यह समझूं कि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? नहीं रानी जी, आपकी इच्छा पूरी न करने की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ। तो आपको यह रिश्ता मंजूर है? हाँ रानी जी, कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी राजरानी बने। ठीक है, तब यह रिश्ता पक्का रहा। मैं कल ही महाराज की बारात लेकर यहाँ आऊँगी सरदार। हम बारात की आगवानी करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे रानी। सरदार, क्या मैं तुम्हारी बेटी सगुना से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सरदार ने एक सेवक के हाथों तुरंत ही सगुना को वहाँ बुलवाया। तो तुम हो जिसने हमारे महाराज के दिल पर जादू कर दिया है। सुलक्ष्मी भी सगुना की सुंदरता पर मुग्ध हो उठी थी। कुछ देर बाद ही वह रथ में बैठकर हरिनारायणपुर की ओर वापस लौट रही थी। सुलक्ष्मी, तू जो कुछ भी करने जा रही है, क्या वह ठीक है? तू जानबूझकर अपनी छाती पर सौत बिठाने जा रही है, कहीं तुझे बाद में पछताना न पड़े। मन में यह विचार आती ही वह परेशान हो उठी। लेकिन अगले ही पल, अब कुछ भी हो, मैं यह रिश्ता पक्का कराई हूँ। अब यह विवाह होकर ही रहेगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हरिनारायणपुर पहुंचकर, महाराज, दूल्हा बनने की तैयारियां कर लीजिए। मैं सगुना के साथ आपका विवाह तय कराई हूँ। क्या? हाँ महाराज, कल आपकी बारात मधुवन में धनक कबीले के सरदार के यहाँ जाएगी। सुलक्ष्मी ने सरदार मिश्रू से हुई सारी बातें जगन सिंह को विस्तार पूर्वक बताई। सुलक्ष्मी से सारी बात जानकर, सुलक्ष्मी, यह तुमने ठीक नहीं किया है। महाराज, सही या गलत के चक्कर में ना पड़िए और विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। तभी युवराज मगन सिंह ने कक्ष में प्रवेश किया। ओह, आप दोनों यहाँ बैठे इस प्रकार क्या गुपचुप वार्तालाप कर रहे हैं? बेटे, कल तुम्हारे पिताजी महाराज का विवाह है। हम दोनों उसी विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। तो क्या मेरी नई माँ आने वाली है? हाँ बेटे, देखो, जब विवाह के पश्चात नई माँ महल में आए तो तुम उनकी उतनी ही इज्जत करना जितनी इज्जत तुम मेरी किया करते हो। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तब जगन सिंह ने सुलक्ष्मी से कहा, रानी सुलक्ष्मी, तुम बहुत बड़े दिल वाली नारी हो। तुम जैसी नारी ही इस प्रकार का त्याग कर सकती है। महाराज, मेरी ज़्यादा प्रशंसा न कीजिए, वरना मैं फूलकर कुप्पा हो जाऊंगी। दूसरे दिन खूब धूमधाम से राजा जगन सिंह की बारात मधुवन में धनक कबीले में पहुंची। सरदार मिश्रू ने अपनी हैसियत के अनुसार बारात का स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात विवाह की रस्में कबीले की रीति के अनुसार पूरी हुई। विवाह के पश्चात राजा जगन सिंह सगुना को हरिनारायणपुर विदा करा लाया। रानी सुलक्ष्मी, आज से तुम हमारी महारानी और सगुना हमारी रानी है। राजा जगन सिंह सुखपूर्वक अपनी महारानी और रानी के साथ जीवन बिताने लगा। उचित समय पर रानी सगुना ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी,
अपने इस पुत्र का नाम हम पवन सिंह रखेंगे। इधर सुलक्ष्मी बहुत प्रसन्न थी। सगुना से महाराज के विवाह करके मैंने बहुत ही अच्छा किया, वरना उस समय तो मैं यही सोच सोचकर घबरा उठती थी कि महाराज का दूसरा विवाह करके मैं कहीं कोई गलती तो नहीं करने जा रही हूँ। इस प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष न जाने कब बीत गए, इसका पता ही न चला। युवराज मगन सिंह अब युवा हो गया था। नन्हा राजकुमार पवन सिंह भी किशोर हो गया था। रानी सगुना लाड में उससे कहती, मेरा बेटा बड़ा होकर इस देश का राजा बनेगा। एक दिन जब वह राजकुमार पवन सिंह से यह कह रही थी तो कक्ष में प्रवेश करते राजा जगन सिंह ने यह बात सुन लिया। रानी सगुना तो राजकुमार पवन सिंह को गलत शिक्षा दे रही है। भला बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा कैसे बन सकता है? वह पास आकर रानी सगुना से बोला, रानी, राजकुमार को गलत बात मत सिखाओ। मैं राजकुमार को कौन सी गलत बात सिखा रही हूँ महाराज? रानी, अभी अभी कक्ष में प्रवेश करते हुए हमने अपने कानों से स्वयं सुना था कि तुम राजकुमार से कह रही थी कि बड़ा होकर राजकुमार पवन सिंह इस देश का राजा बनेगा। इसमें मैंने क्या गलत कहा था महाराज? क्या राजकुमार बड़ा होकर इस देश का राजा नहीं बनेगा? रानी, क्या तुम इस बात को भूल गई हो कि राजकुमार पवन सिंह का एक बड़ा भाई मगन सिंह भी है और राज की परंपराओं के अनुसार बड़ा भाई ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है। तो क्या आपकी बात युवराज मगन सिंह इस देश का राजा बनेगा? हाँ रानी, राज की परंपरा यही कहती है। ओह, सगुना का मुंह उतर गया। तब जगन सिंह ने उसे समझाया, रानी, राजकुमार पवन अभी किशोर है, उसे ऐसी बातें कह कहकर भाई भाई के बीच दूरी बढ़ाने का प्रयास न करो, वरना आगे चलकर इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी महाराज, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। सगुना ने जगन से यह कह तो दिया, पर अब वह मन ही मन युवराज मगन सिंह से चलने लगी थी। भगवान, तू बड़ा दयालु है, कोई ऐसा उपाय कर जिससे महाराज युवराज मगन सिंह से नाराज होकर उसे राज्य से देश निकाला दे दे, या युवराज की बुद्धि इस तरह फेर दो कि वह स्वयं इस राज्य से भाग जाए। तब मेरा बेटा ही निर्विरोध इस राज्य का राजा बनेगा। इधर दूसरी ओर युवराज मगन सिंह शिक्षकों से राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र व नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करता और इसके साथ साथ तीर तलवार की विद्या का भी प्रतिदिन अभ्यास करता। तीर कमान से निशाना साधने में तो वह पूर्ण सिद्धस्त था। महारानी सुलक्ष्मी युवराज मगन सिंह को देखती तो उसकी बलैया लेती हुई सोचती, मेरा बेटा बिल्कुल महाराज पर गया है। वैसा ही बांका छैल छबीला है मगन सिंह, जैसे छैल छबीले महाराज अपनी युवा अवस्था में थे। मेरी चांद को किसी की नजर न लगे। एक दिन की बात, युवराज मगन सिंह वन में आखेट करने गया। यह आवाज सुनकर वह चौंका। यह फड़फड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? वह चौकन्ना सा चारों ओर देखने लगा। तभी चारों ओर घूमती उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। ओह, आकाश में उड़ता हुआ यह विशाल सतरंगी हंस ही फड़फड़ की आवाज कर रहा है। ऐसा विचित्र हंस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे इसका शिकार करना चाहिए। यह सोचकर उसने शीघ्रता से हंस का निशाना साधा और तीर हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सर्राता हुआ उड़ते हुए सतरंगी हंस के पेट में जा धंसा। तीर लगते ही सतरंगी हंस आकाश में एक पल के लिए डगमगाया, फिर वापस मुड़कर उस दिशा की ओर उड़ चला जिधर से कुछ देर पहले वह उड़कर आया था। हंस के पेट के घाव में से खून की बूंदें पृथ्वी पर टपक रही हैं। मुझे इन टपकती खून की बूंदों के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। जहां जमीन पर खून की बूंदें दिखाई देनी समाप्त हो जाएंगी, वहीं कहीं आसपास ही सतरंगी हंस मुझे छिपा हुआ मिलेगा। उसी समय मैं उस घायल हंस को पकड़ लूंगा। अब ऊपर आकाश में फड़फड़ाता हुआ घायल सतरंगी हंस उड़ा जा रहा था और नीचे खून की बूंदों के सहारे सहारे युवराज मगन सिंह आगे बढ़ रहा था। खून की बूंदें जंगल में बने एक महल के बाहर जाकर समाप्त हो गई। इसका मतलब यह है कि घायल सतरंगी हंस उड़कर इस महल में गया है। मुझे इस महल में जाना चाहिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।